गुड आफ्टरनून सबको। सब लोग कैसे हैं? गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब लोग? वीकेंड कैसा रहा सब लोगों का? गुड गुड, वेरी गुड। तो चलिए आज हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो बेसिकली क्या है कि हम हमारे प्रीवियस क्लास पे जो भी कुछ हमने सीखा था कि बेसिक ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मतलब फूड क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, इसके बारे में हम जान रहे थे। इसके साथ साथ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, इसके बारे में भी हमें पता चला। तो उस पे हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पे मेनली कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया मिला था पिछले क्लास पे। जो एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बाकी था वो है इसी फैट्स एंड ऑयल्स, राइट? तो आज हम ये फैट्स एंड ऑयल से स्टार्ट करते हैं हमारे क्लास। सो बेसिकली जब भी हम फैट्स या फिर ऑयल्स की बात करते हैं ना, तो फैट, ऑयल, लिपिड ये सारे चीज सेम होते हैं। लेकिन जब भी हम इस पे बात करते हैं तो हमारे मन में एक जो उसके बारे में जो सिंपल सा आइडिया है वो है कि फैट या फिर ऑयल जो भी कुछ हो वो हमारे खाने के लिए अच्छा नहीं है, वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, राइट? वो एक विलेन जैसा होता है हमारे पूरे हेल्थ के लिए। लेकिन आज हम थोड़ा सा जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या फैट्स और ऑयल्स विलेन है या फिर इसका जरूरत है हमारे बॉडी पे। ओके, सो फर्स्ट थिंग क्या होते हैं, यहाँ पे दो नाम लिखा हुआ है, एक फैट एक ऑयल। तो दोनों ही सेम ही होते हैं, लेकिन फिर भी क्यों इन दोनों का नाम अलग अलग होते हैं? बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंसी, ठीक है? इसका जो नेचर होते हैं, नेचर की वजह से हम उसका अलग अलग नाम देते हैं। जैसे कि फैट्स जो है, फैट को हम यूजुअली बोलते हैं कि ये सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, ठीक है? जो भी फैट रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, जो भी लिपिड रादर, ये अगर हम पूरा एक साथ इसको लिपिड कहते हैं। तो जो भी लिपिड रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं उसको कहा जाते हैं फैट। और ऑयल क्या है? जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, ठीक है? रूम टेम्परेचर पे जो लिपिड लिक्विड फॉर्म पे रहते हैं उसको हम कहते हैं ऑयल। ये बेसिक डिफरेंस होते हैं इन दोनों के नाम पे। अब ये जो रूम टेम्परेचर होते हैं ना, तो यूजुअली हम रूम टेम्परेचर किसको बोलेंगे? अगर किसी के रूम पे एसी चल रहा है तो उसका रूम के टेम्परेचर अलग होगा। अगर कोई बहुत गर्मी में रहते हैं, हाँ, मौसम बहुत ज्यादा गर्मी है उस पे, तो उस टाइम पे रूम टेम्परेचर अलग होगा। जो लोग एकदम कोल्ड क्लाइमेट पे रहते हैं उन लोगों के लिए रूम टेम्परेचर अलग होते हैं। सो इसीलिए ये बहुत ज्यादा वेरिएशंस होते हैं, इसीलिए एक स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर को माना जाते हैं, ठीक है? ये स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर कितना होते हैं? 20 से लेके 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एक स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर हम मानते हैं। कितना? 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सो नेक्स्ट हम जाएंगे कि फैट्स का काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होते हैं, जो कि हम पिछले क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे, कि फैट से हमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलता है। कितना एनर्जी हमें मिलता है फैट से? कितना किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी हमें फैट से मिलता है? कौन बताएंगे? या फिर आप चैट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं उसका आंसर। कितना एनर्जी आते हैं फैट से? कितना एनर्जी किसी को याद नहीं?
इंटरैक्टिव होना पड़ेगा, ऐसे चुपचाप बैठे रहने से नहीं होगा। 9.2, ओके 9 किलो कैलोरी, 9.2 किलो कैलोरी। एनीथिंग एल्स? 9.3 किलो कैलोरी, एग्जैक्टली, वेरी गुड। अगर हम एग्जैक्ट कैलोरी को मेजर करते हैं तो वो होते हैं 9.3 किलो कैलोरी। अगर हम एवरेज इसको मानते हैं तो वो 9 किलो कैलोरी हम बोलते हैं। अदरवाइज द एग्जैक्ट अमाउंट इज 9.3 किलो कैलोरी, जो कि बाकी जो दो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, उससे डबल से भी ज्यादा होता है। तो मैक्सिमम सोर्स ऑफ एनर्जी हमें मिलता है। सेकेंड जो काम फैट करते हैं वो हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या है कि हमारे बॉडी में जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, हार्ट हो, लीवर हो, किडनी हो, लंग्स हो, जो भी कुछ हो, तो वो बस एक मसल होते हैं, उस पे कोई भी हड्डियां नहीं रहते हैं ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो फैट क्या करते हैं, हमारे पूरे बॉडी में फैट स्प्रेड होके हर एक ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं बाहर के कोई भी इंज्यूरीज से। इसके साथ साथ हमारे बॉडी में ना एक्चुअली दो टाइप का फैट देखा जाते हैं। एक आते हैं सबक्यूटेनियस फैट, और एक होते हैं विसरल फैट। ओके, ये सबक्यूटेनियस फैट क्या होते हैं? ये हमारे स्किन के नीचे जो फैट का लेयर होते हैं, हमारे पूरे बॉडी में जो फैट का लेयर है स्किन के ठीक नीचे, वो होते हैं सबक्यूटेनियस फैट। और ये विसरल फैट क्या होते हैं कि हमारे ऑर्गन्स, जो दो ऑर्गन्स रहते हैं, तो दो ऑर्गन्स के बीच पे एक खाली जगह रहता है। ऐसा नहीं होते कि दो ऑर्गन्स ऐसे एक साथ जुड़ा हुआ रहता है, ऐसा नहीं होते हैं। उस दो ऑर्गन्स के बीच पे थोड़ा सा भी खाली जगह रखते हैं। तो हमारे बॉडी में ये जो विसरल फैट है, ये क्या काम करते हैं कि उस दो ऑर्गन के बीच पे जो फैट स्टोर होते हैं उसको कहा जाते हैं विसरल फैट। वो विसरल फैट हर एक ऑर्गन को अपने शेप पे रहने के लिए, उसके शेप को मेंटेन करने के लिए मदद करते हैं, ताकि कभी भी एक ऑर्गन के साथ और एक ऑर्गन का कोई डैमेज, कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना हो। इसके साथ साथ और एक काम भी फैट करते हैं कि ये जो हमारा ऑर्गन होते हैं, मान लीजिए ये हमारे किडनी है, तो इस किडनी के बाहर, मतलब हर एक ऑर्गन के बाहर फैट एक लेयर क्रिएट करते हैं। ऐसे एक लेयर क्रिएट कर देते हैं फैट, ठीक है? पतला सा लेयर, बहुत ज्यादा मोटा नहीं होते हैं ये लेयर। ये लेयर क्रिएट होने की वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में बहुत टाइम पे माइक्रोब्स आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जर्म्स आते हैं। तो वो कभी भी हमारे ऑर्गन के तरफ डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जब भी ये हमारे ऑर्गन की तरफ आते हैं, जो फैट है वो फैट यहाँ रहते हैं, और फैट क्या करते हैं, उस जर्म्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि जर्म्स फिर से हमारे बॉडी से, हमारे ऑर्गन से बाहर हो जाए। इसीलिए ये ऑर्गन के बाहर जो विसरल फैट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इनडायरेक्टली हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए। लेकिन फैट हमारे लिए बुरा क्यों हो जाते हैं, हम क्यों उसको मानते हैं कि फैट लेने से हमारे शरीर और भी खराब हो जाते हैं? क्योंकि फैट में ना दो फैट होते हैं, एक होते हैं गुड फैट और एक होते हैं बैड फैट, ठीक है? गुड फैट होते हैं जो फैट को, जो खाने में जिस फैट को हमें नहीं दिखता है, हमें पता नहीं चलता है कि इस पे फैट है, उसको कहा जाते हैं गुड फैट। लेकिन जिस खाने पे हमें दिखता है कि इस पे फैट है ऑलरेडी, फैट या फिर ऑयल है,
घी, ऑयल, मक्खन या फिर चीज, इसके साथ साथ अगर हम मतलब माछ के या फिर चिकन, रेड मीट, उसका जो फैट लेयर होते हैं, उसका जो चर्बी होते हैं, वो सारे चीज पे हमें दिखता है कि हाँ इस पे फैट है, इस पे ऑयल है, तो वो सारे चीज हमारे बॉडी में हानिकारक होते हैं। ये सारी चीज जब हमारे कंजम्पशन ज्यादा होते हैं तब प्रॉब्लम क्या होता है, उस टाइम पे मान लीजिए अगर ये भी हमारा उसी ऑर्गन जैसा ही है, तो उसके बाहर ऐसे ही एक फैट का लेयर है। हाँ, इस बाहर पे पूरा विजरल फैट पूरा है, ये सारे विजरल फैट है, दो ऑर्गन्स को ऐसे डिफरेंट अलग रखने के लिए। जब ये फैट ज्यादा हो जाएगा तब क्या होगा, वो धीरे 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 ये पूरा जगह को ऑक्युपाई कर लेगा। ऑक्युपाई करने के बाद वो क्या करते हैं, हमारे जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स के ऊपर भी प्रेशर डालते हैं। ऐसे ऑर्गन्स के ऊपर प्रेशर डालने के टाइम ऑर्गन के ऊपर जब प्रेशर आते हैं तो ऑर्गन थोड़ा छोटा हो जाते हैं, मतलब श्रिंक हो जाते हैं, या फिर उस ऑर्गन के अंदर फैट जमा हो जाते हैं। जो एक्स्ट्रा फैट है ये कहाँ जाएगा, ये हमारे ऑर्गन के अंदर आ जाते हैं। ऑर्गन के अंदर आ जाने की वजह से हमारे प्रॉब्लम आते हैं, फैटी लीवर, हाई कोलेस्टेरॉल, हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि हमारे ये जो बैड फैट कंजम्पशन होते हैं ये ज्यादा हो जाते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? चैट बॉक्स पे लिख दीजिए। ओके, वेरी गुड। इसके साथ साथ फैट का और एक काम होते हैं, वो है कि हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना। ठीक है, हमारे बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर होते हैं जैसे कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि एक नॉर्मल टेम्परेचर होते हैं। तो ये जो हमारे ऑर्गन्स के बाहर, हमारे स्किन के नीचे ये जो सारे फैट हैं, वो फैट क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर होते हैं उस एक ऑप्टिमम टेम्परेचर के वजह से ही ऑर्गन्स, हमारे ब्लड, सब कुछ प्रॉपरली काम करते हैं। तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए फैट का जरूरत होते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जब हम बहुत गर्मियों से बहुत ठंड के मौसम पे जाते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं, हाँ बहुत गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है, तो हम ऐसे कुछ एरिया पे जाते हैं जहां बर्फ गिरता है, तो वहां जाके ऐसा नहीं होते हैं कि हम तुरंत बीमार पड़ जाते हैं, ऐसा नहीं होते, क्योंकि क्लाइमेट का तो चेंज हो गया, वेदर का एक ड्रास्टिक चेंज होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए कुछ भी नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी पे फैट है। फैट धीरे 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 उस बाहर के टेम्परेचर से हमारे बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट करते हैं। इसीलिए फैट का प्रेजेंस हमारे बॉडी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट जो आएंगे दैट इज वाटर। सो वाटर में क्या होते हैं, हमारे पूरे बॉडी, अगर हम पूरे बॉडी को मानते हैं तो इस पे ऑलमोस्ट 70 to 75% पानी ही है। मतलब पानी है, मतलब ऐसा नहीं कि नॉर्मल पानी जो हमें दिखता है वैसा पानी है, हमारे पूरे बॉडी में पानी के फॉर्म पे ब्लड है। इसके साथ साथ ऐसे कुछ लिक्विड्स भी होते हैं, जैसे हमारे बोन्स पे जो जॉइंट्स होते हैं उस जॉइंट्स पे लिक्विड होते हैं जिसको कहा जाते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये जो फ्लूइड्स होते हैं, जो मॉइस्चर होते हैं हमारे पूरे बॉडी पे, वो इस वाटर के वजह से हमारे बॉडी में पानी का जरूरत क्या होते हैं, जैसे कि हम नॉर्मली पानी को जैसे यूज करते हैं, किस पे यूज करते हैं, कुछ भी चीजों को क्लीन करने के लिए, साफ सफाई के लिए हम पानी को यूज करते हैं। तो हमारे बॉडी भी अपने अंदर जो पानी है उसको बॉडी के क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ पानी का और एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, वो है कि हमारे बॉडी में
जो मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, क्या है वो है किडनी। तो उस किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, उस किडनी के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी का जो वाटर परसेंटेज है वो काम पे आते हैं। और हमारे बॉडी में ऐसा कोई भी ऑर्गन, कोई भी टिश्यूज नहीं है जिसपे वाटर नहीं है। जैसे हम यूजुअली तो ऐसे नहीं पता चलता है कि इस पे वाटर है, उस पे भी रादर वाटर होते हैं। जैसे कि हमारे हड्डियां, वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप का होते हैं, सूखी टाइप का होता है, लेकिन उस पे भी वाटर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आएंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे क्या क्या था? विटामिन एंड मिनरल्स। अब विटामिन एंड मिनरल्स में मेन जो सोर्सेस होते हैं, अगर हम ये बोलते हैं कि हमारे पूरे नेचर में, हमारे खाने में ऐसा एक सोर्स जहां से विटामिन और मिनरल्स सबसे अच्छा अमाउंट पे मिलेगा और हमारे बॉडी में वो सबसे पावरफुल वे में काम करेगा, तो वो सोर्स क्या है? वो सोर्स है प्लांट फूड। कोई भी प्लांट फूड, वेजिटेरियन फूड पे हमें विटामिन और मिनरल्स सबसे अच्छा अमाउंट पे और हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाएगा ऐसे फॉर्म पे ही मिलता है। और ये जो विटामिन और मिनरल्स का जो कलर आते हैं ना, मतलब प्लांट फूड का जो कलर आते हैं, उस कलर से हमें एडेड एडवांटेज मिलता है उसका फाइटोन्यूट्रिएंट्स। ओके, सो फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? फाइटोन्यूट्रिएंट पे ये जो फाइटो मीन्स प्लांट, फाइटोन्यूट्रिएंट्स मीन्स प्लांट में से हमें जो न्यूट्रिएंट मिलता है उसको कहते हैं हम फाइटोन्यूट्रिएंट्स। लेकिन ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स नॉर्मल विटामिन, मिनरल्स या फिर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट नहीं है। ये कुछ अलग टाइप का चीजें होते हैं जो कि प्लांट्स के जो कलर है उस कलर पे रहते हैं। रेड हो, येलो हो, ग्रीन हो, ऑरेंज हो, पर्पल हो, व्हाइट हो, ठीक है, कुछ भी कलर, हर एक कलर के लिए एक एक फाइटोन्यूट्रिएंट्स रहता है जिसपे हमें मिलता है एंटीऑक्सीडेंट्स। ओके, हमें मिलता है एंटीऑक्सीडेंट। तो पहले जैसे कि ये जो एंटीऑक्सीडेंट या फिर फाइटोन्यूट्रिएंट, इसको तो हम कुछ भी ग्रुप पे, मतलब मैक्रो या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट पे तो नहीं डाल सकते हैं, इसीलिए पहले ना इसको नॉन न्यूट्रिएंट कहा जाता था। ठीक है, नॉन न्यूट्रिएंट। लेकिन बाद में ये देखा गया है कि अगर हमारे बॉडी में ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स रहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, तो वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं। जो सेल डैमेजेस होते हैं, जो फ्री रेडिकल डैमेजेस होते हैं, उससे प्रिवेंट करते हैं हमारे बॉडी को, हमारे बॉडी को क्लीन करने के लिए, उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए, उसके इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए ये फाइटोन्यूट्रिएंट एंटीऑक्सीडेंट का इंपॉर्टेंस है। इसीलिए इसको एक अलग नाम दिया गया। उसका नाम क्या है? वो नाम है फंक्शनल फूड। ठीक है, इसका नाम दिया गया फंक्शनल फूड। तो जब हम ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स रिच फूड लेते हैं, मतलब प्लांट फूड जब हम लेते हैं, तो उसपे हमें विटामिन और मिनरल्स भी मिल जाते हैं जो कि हमारे हर एक चीज के लिए, मतलब हमारे हेयर से लेके टो तक, हर एक ऑर्गन, हर एक टिश्यू के लिए जरूरी है। एक एक विटामिन, एक एक मिनरल्स का काम आते हैं हमारे हेयर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसके डेंसिटी को इम्प्रूव करने के लिए, स्किन के लिए, आईज के लिए, ईयर्स के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे इम्यूनिटी के लिए, बोन डेवलपमेंट के लिए, हर एक चीज के लिए जरूरी होते हैं ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ओके, so these are the basically overview overview of the macro and micronutrients. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट्स है?
किसी को कुछ डाउट्स या फिर कुछ क्वेश्चंस? कुछ क्वेश्चंस नहीं है? ओके, नेक्स्ट फिर हम आते हैं हेल्थ पे। सो हेल्थ पे जो होते हैं दैट इज कि अभी तक हमने जो भी न्यूट्रिएंट्स के बारे में जान रहे थे, हमें पता चला कि फूड क्या है, न्यूट्रिएंट क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, ये सारी चीज तो ठीक है। इसके साथ हमारा हेल्थ का रिलेशन क्या है? सो बहुत सारे हेल्थ डेफिनेशन दिया गया था कि हेल्थ कैसे, किसको कहते हैं हेल्थ। ऐसा कि अगर हमारे अंदर कोई भी फिजिकल चैलेंजेस नहीं है, अगर मेरे को कोई भी बीमारी नहीं है, तो क्या मैं हेल्दी हूं? अगर आप किसी को पूछेंगे कि आप कैसे हैं, तो वो बस ऐसे नॉर्मली कहेगा कि हाँ हाँ ठीक हूं मैं, कोई भी बीमारी तो नहीं है, मतलब मैं ठीक हूं। लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि उसका मेंटल स्टेट कैसा है, उनके स्ट्रेस लेवल कितना है, किसी बात को लेके वो टेंशन कर रहा है कि नहीं, वो अपने आसपास के जो लोग हैं, अपने जो नेबर्स है, रिलेटिव्स है, उनके साथ कैसे एडजस्ट कर पाते हैं, उनके बिहेवियर्स उनके मन में क्या इफेक्ट करते हैं, तो ये सारी चीज हमें नहीं पता होता है। लेकिन इन सारी चीजों का एक इम्पैक्ट आते हैं हमारे फिजिकल हेल्थ के ऊपर। इसीलिए हु एक डेफिनेशन दिया है हेल्थ के लिए, जो डेफिनेशन हमारे हर एक स्टेट को कवर करते हैं, हमारे फिजिकल स्टेट, हमारे मेंटल स्टेट, हमारे सोशल स्टेट, सबको। सो इसीलिए हु का डेफिनेशन क्या होता है कि हेल्थ इज नॉट मेरली द वेलबींग ऑफ द फिजिकल वेलनेस, इट इज कंसिडर्ड फॉर मेंटल एंड सोशल वेलबींग एज वेल, ताकि हम सोशली, इमोशनली और फिजिकली, अगर मुझे लगता है कि नहीं मैं अच्छा हूं, मेरे पे कोई भी स्ट्रेस नहीं है, कोई भी दुख नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, तो ही मैं बोल सकती हूँ कि मैं कंप्लीट हेल्दी हूं। ओके, अब इस हेल्थ पे यूजुअली 4 पिलर्स आते हैं। हेल्थ को अच्छा रखने के लिए 4 पिलर्स आते हैं। फर्स्ट पिलर जो कि है न्यूट्रिशन, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेकंड पिलर होते हैं एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक्सरसाइज मतलब सिर्फ ऐसा ही नहीं कि रोज सुबह और शाम 2 घंटे तक जिम करो या फिर योगा करो, ऐसा जरूरी नहीं है। एक्सरसाइज मीन्स हमारे पूरे दिन में फिजिकल एक्टिविटी लेवल इंप्रूव करना है, क्योंकि हम जो न्यूट्रिशन लेते हैं, इस न्यूट्रिशन से जो एनर्जी हमें मिलता है उसको हमें बर्न करना है, तो ही जाके वो हमारे शरीर के लिए इफेक्टिव होगा। सेकेंड, जो न्यूट्रिशन हम लेते हैं उसको काम करने के लिए हमारे फिजिकल एक्टिविटी लेवल को इंप्रूव करना है। आज कल हमारा जो लाइफस्टाइल होते हैं ना, वो मेनली सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाते हैं, जहाँ पे हम हमारा मेन काम मेंटल वर्क होते हैं, फिजिकल वर्क उतना नहीं होते। हमारा काम बैठ के ही होते हैं, या फिर अगर जो लोग पढ़ाई भी करते हैं तो उन लोगों का भी काम पढ़ाई में ही लगा हुआ रहता है, उसका एजुकेशनल प्रेशर इतना ज्यादा रहते हैं कि अलग से कुछ करना है, अलग से कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना है, इतना टाइम उनको नहीं मिलता है। सो अल्टीमेटली हमारा जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, इसकी वजह से हमारे बॉडी पे कैलोरी डिपोजिशन ज्यादा से ज्यादा हो जाते हैं। थर्ड पिलर जो होते हैं वो होते हैं रिलैक्सेशन। ये रिलैक्सेशन और फोर्थ पिलर स्लीप, ये दोनों अलग होते हैं। रिलैक्सेशन मतलब जब आप नींद पे नहीं हो, लेकिन आपके मन पे कोई भी ऐसा टेंशन नहीं है, कोई भी काम का प्रेशर नहीं है, और आप फिजिकली भी कोई काम नहीं कर रहे, आप ऐसा कुछ कर रहे हो, आप नॉर्मली रेस्ट कर रहे हो, या फिर ऐसा कुछ कर रहे हो जो कि आपके मन को शांति देते हैं। वो चाहे मेडिटेशन हो, वो ऐसे बुक रीडिंग हो सकता है, म्यूजिक सुनना हो सकता है, जो भी कुछ हो।
जो कि आपके मन को शांति देता है। ऐसा कुछ अगर आप कर रहे हो तो वो होते हैं रिलैक्सेशन। ये रिलैक्सेशन हमारे बॉडी के लिए बहुत बहुत जरूरी होते हैं हमारे ब्लड प्रेशर लेवल को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि पूरे दिन पे जब हम काम करते हैं, फिजिकल वर्क या फिर मेंटल वर्क, जो भी काम हम करते हैं, तो उस टाइम पे ना हमें बहुत कुछ सुनने को मिलता है कि ये काम करना है, वो खत्म करना है, ये करना है, वो करना है। तो इसकी वजह से हमारे जो ब्लड प्रेशर लेवल है वो फ्लैक्चुएट करते हैं। इसके साथ साथ हमारे नर्वस सिस्टम भी थोड़ा एक्टिवली काम करते हैं इस टाइम पे। तो जब हम रिलैक्स करते हैं, रेस्ट लेते हैं, उस टाइम पे हमारे ब्लड प्रेशर धीरे 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 नॉर्मलाइज होते हैं। हमारे जो नर्वस सिस्टम है वो काम डाउन होते हैं। ठीक है, इसका फंक्शंस और भी ज्यादा इंप्रूव होते हैं जब हम एक प्रॉपर रेस्ट करते हैं। एंड द फोर्थ वन इज स्लीप। तो अभी यूजुअली क्या होता है, अगर कोई ज्यादा सोते हैं तो उनको क्या होता है, उनके गार्जियंस जो होते हैं वो डांटते हैं कि इतना सोना भी अच्छा नहीं है। हाँ, लेकिन हमें ये देखना है कि वो जो ज्यादा सोते हैं तो उनका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। अगर स्लीप प्रॉपर नहीं होते हैं तो हमारे बॉडी में बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकते हैं। फर्स्ट जो प्रॉब्लम आते हैं वो है हमारे ओबेसिटी या फिर ओवरवेट का चांसेस। क्योंकि जब हम रेस्ट करते हैं, जब हम सोते हैं, तो हमारे बॉडी पे दो हार्मोन रिलीज होते हैं। एक होते हैं, अच्छा दिख रहा है क्या ये? या फिर मैं यहाँ पे ही दिखाती हूँ। एक हार्मोन होते हैं ग्रेलिन और एक हार्मोन होते हैं लेप्टिन। ठीक है, ये ग्रेलिन हार्मोन का काम क्या है? वो हमें बताते हैं कि हमें अभी भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। तो हमारे हंगर को इंप्रूव करने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए ये ग्रेलिन हार्मोन का जरूरत होते हैं। और लेप्टिन हार्मोन का काम क्या है? वो हमें बताते हैं कि नहीं, अब हो गया, मेरा पेट भर चुका है और मुझे अब नहीं खाना है। वो आपको जो हार्मोन बताते हैं वो है इस लेप्टिन। ठीक है, आप सोचिए अगर ऐसा होता है कि ये ग्रेलिन हार्मोन जो होते हैं वो बढ़ गया, मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा भूख लग रहा है, और ये लेप्टिन हार्मोन कम हो गया, मतलब आपको कभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आपका पेट भर गया, तो उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे होगा ओवर ईटिंग। राइट, उस टाइम पे हमारे ओवर ईटिंग होगा। तो ये सिचुएशन कब आते हैं कि ग्रेलिन हार्मोन बढ़ जाते हैं, मतलब भूख ज्यादा हो जाते हैं, और लेप्टिन हार्मोन कम हो जाते हैं, मतलब सेटिस्फेक्शन कम हो जाते हैं। वो कब होते हैं? जब हमारे नींद पूरी नहीं होते हैं। जिस टाइम पे हम सोते हैं वो टाइम पे अगर प्रॉपरली 6 से 8 घंटे तक हम एक साउंड स्लीप नहीं लेते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब स्लीप होते हैं, तो ये प्रॉब्लम हमारा आ सकते हैं। और जब भी हम ओवर ईटिंग करते हैं तो ओवर ईटिंग में हम यूजुअली हेल्दी फूड्स नहीं खाते हैं। अगर आपको रास्ते पे जाते जाते बहुत जोर से अगर आपको भूख लगते हैं तो आपके सामने जो भी खाना आपको मिलेगा आप वही खाएंगे। आप ऐसा नहीं ढूंढेंगे कि कहाँ पे मुझे फ्रूट्स मिलेगा, ऐसा आप नहीं ढूंढते। तो इसके वजह से हमारे बॉडी पे फैट डिपोजिशन ज्यादा होते हैं और ओवरवेट ओबेसिटी का चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, क्लियर है? ये इतना क्लियर है? आंसर चाहिए मुझे, सभी से आंसर चाहिए। क्लियर है या फिर कुछ क्वेश्चंस है इस पे? बाकी सारे लोग कहाँ गए? यस मैम, एक्सप्लेन वंस अगेन विच पोर्शन। आप अनम्यूट करके बता सकते हैं कि कौन से पोर्शन को आपको एक्सप्लेन करना है फिर से? लेप्टिन। अच्छा, लेप्टिन जो होते हैं, लेप्टिन हमें बताते हैं कि कब मुझे और नहीं खाना है। खाते खाते एक के बाद
हमें क्या फील होता है कि नहीं, मेरा पेट अभी भर गया है और मैं नहीं खा सकती, ऐसे होते हैं ना। तो ये आपको कौन बताते हैं? ये आपको बताते हैं ये लेप्टिन हार्मोन। तो अगर लेप्टिन हार्मोन कम सीक्रेट होते हैं आपके बॉडी में, तो आपको ऐसा कभी भी नहीं लगेगा कि मेरा पेट भर चुका है, या फिर आपको वो जो फीलिंग्स आएगा ना कि मेरा पेट भर चुका है, वो बहुत देर से आएगा। तो अगर पहले आप 5 मिनट खाने के बाद आपको अगर लगता है कि नहीं मेरा पेट भर गया है, लेप्टिन हार्मोन अगर कम हो जाते हैं, तो आप आधे घंटे तक भी आपको नहीं लगेगा कि मुझे खाना और नहीं चाहिए, मेरा पेट भर चुका है। तो आप ऐसे थोड़ा 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 करके कुछ ना कुछ आप खाते रहोगे। उसके वजह से क्या होगा कि आपके ओबेसिटी का चांसेस बढ़ेगा, ओवरवेट का चांसेस बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर? ओके, गुड। नेक्स्ट जो होते हैं वो है हमारे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के ऊपर। सो ऐसे ही अगर जब हम प्रॉपर नींद पे रहते हैं, तो हमारे ब्लड प्रेशर लेवल भी नॉर्मल होते हैं। यूजुअली पूरे दिन पे हमारे ब्लड प्रेशर लेवल का जो फ्लक्चुएशन है, वो रिलैक्सेशन के टाइम और स्लीपिंग टाइम पे नॉर्मल आते हैं। लेकिन जब नींद पूरा नहीं होते हैं, नींद अगर ठीक से नहीं होते हैं, तो हमारे ब्लड प्रेशर सडनली शूट अप हो जाते हैं, ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर बहुत दिनों से ऐसा ही चलते हैं, तो एक टाइम के बाद जाके वो हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक, ऐसे बहुत सारे डेडली कॉम्प्लिकेशंस को लीड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आते हैं दैट इज इम्यून हेल्थ। हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए स्लीप का एक इम्पोर्टेंस रहते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में जो भी बाहर से आते हैं, वो जर्म्स हो या फिर खाना हो, सभी चीज बाहर से आ रहे हैं, तो वो सारे होते हैं फॉरेन मटेरियल्स। हाँ, बाहर का चीज। वो हमारे बॉडी को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन से चीज हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं और कौन से चीज हमारे शरीर के लिए अच्छा होते हैं। तो ये जो जर्म्स होते हैं, जर्म्स को हमारे शरीर में जो आइडेंटिफाई करते हैं, उसका नाम है एंटीबॉडी। ठीक है, उसका नाम होते हैं एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी कहाँ रहते हैं? हमारे ब्लड पे। हमारे ब्लड पे कुछ सेल्स होते हैं, जैसे कि टी सेल्स, बी सेल्स, ऐसे कुछ सेल्स होते हैं। तो इसका काम क्या है? कुछ सेल्स का काम होते हैं जो कि डायरेक्टली उस जर्म्स को पहचान लेते हैं कि नहीं ये जर्म्स मेरे लिए अच्छा नहीं है। और कुछ सेल्स ऐसा होते हैं जो कि खुद को वो कैपेबिलिटी नहीं है, आप कैसे हो वो कैपेबिलिटी मेरे को नहीं है कि मैं आपको पहचान सकूं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं घर जाके मेरे जो रिलेटिव्स हैं, मेरे जो मम्मी पापा हैं, उसको बुला के लाती हूँ कि मम्मा प्लीज अब देखिए कि ये लोग कौन है। तो हमारे बॉडी में ये एंटीबॉडीज वैसे होते हैं। कुछ एंटीबॉडीज होते हैं जो कि खुद पहचान लेते हैं कि ये जर्म्स मेरे लिए हार्मफुल है, तो इसको डिस्ट्रॉय किया जाए, मार दिया जाए इसको। और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि जाके दूसरे सेल्स को इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ पे एक जर्म्स आए हैं, वो शायद हार्मफुल हो सकता है कि तुम चलो। फिर वो सेल आके उस जर्म्स को मारते हैं। तो ये सारी चीज को कहा जाते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। अगर हमारी नींद पूरी नहीं होते हैं, तो ये जो इम्यून रिस्पॉन्सेस होते हैं वो प्रॉपरली काम नहीं करते हैं, और हमें बार बार सर्दी, जुकाम, खांसी या फिर ऐसे बीमारी, बहुत सारे बीमारी का सामना करना पड़ता है। ओके, इसके साथ नेक्स्ट जो काम पे आते हैं दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बच्चों के लिए एडोलेसेंट पीरियड पे, प्यूबर्टी में जब चेंजेस आते हैं, हाइट पे चेंजेस आते हैं, वेट पे चेंजेस आते हैं, हमारे वॉइस पे चेंज होते हैं, लड़कियों के लिए या फिर लड़का के लिए जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सभी चीज के लिए एक प्रॉपर स्लीप जरूरी होते हैं उसकी ग्रोथ, उसके डेवलपमेंट के लिए। ओके, क्लियर है यहाँ कि स्लीप का इंपॉर्टेंस क्या है एक अच्छे हेल्थ के लिए? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट्स? क्लियर? ओके, वेरी गुड।
सबको क्लियर है ना? ओके, नेक्स्ट हम आएंगे कि ये जो एक हेल्थ होते हैं, तो इस हेल्थ का कुछ साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। अगर किसी का हेल्थ प्रॉपर नहीं है तो उसके जो अपीयरेंस होते हैं, उस अपीयरेंस से या फिर उसके कुछ सिम्टम्स से हमें पता चलता है कि ही और शी इज नॉट एट ऑल हेल्दी। जैसे कि उसके की स्किन, उसके हेयर बहुत ज्यादा डल होते हैं, स्किन पे कोई भी ग्लो नहीं है, बहुत ज्यादा फीका फीका जैसा लगता है, टायर्ड लगता है स्किन को देख के। हेयर भी वैसे ही है, हेयर भी बहुत ज्यादा ड्राई रफ होते हैं। बस ऐसे ही आप हेयर लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है, विजन हेल्थ, दिखने का जो क्षमता होता है ना, वो उतना प्रॉपर नहीं आते हैं। जो कुछ भी चीज याद करने का जो पावर होते हैं वो उतना ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। अभी अभी आपको कुछ बताते हैं और उसके बाद तुरंत बाद ही आपको भूल जाते हैं, या फिर आपको किसी ने कुछ समझाते हैं तो आपको वो इंस्टेंटली समझ पे नहीं आते हैं। और इसके साथ साथ प्रॉब्लम क्या होते हैं कि हमारे मुंह से एक बदबू आते हैं, बैड स्मेल आ सकते हैं, बावल मूवमेंट प्रॉपर नहीं होते हैं, कॉन्स्टिपेशन, बहुत दिनों से कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, यूरिन इन्फेक्शन का प्रॉब्लम, यूरिन कलर बहुत ज्यादा डार्क येलो कलर का हो सकता है, या फिर नॉर्मल कुछ इन्फेक्शंस, फीवर, कोल्ड, कफ ऐसे लगा रहते हैं। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स देखा जाते हैं अगर किसी का हेल्थ प्रॉपर नहीं है तो। और एक सिम्टम होते हैं और एक साइन होते हैं कि IBW, यहाँ पे एक टर्म है IBW। ये IBW क्या है? IBW होते हैं आइडियल बॉडी वेट। अगर कोई लोग अपने आइडियल बॉडी वेट पे नहीं होते हैं तो इसका मतलब वो हेल्दी नहीं है। सो IBW का मतलब क्या है? I फॉर आइडियल, B फॉर बॉडी, W फॉर वेट। मतलब मेरी हाइट के हिसाब से मेरा बॉडी वेट कितना रहना है, अगर मेरे को उतना ही बॉडी वेट है तो मैं हेल्दी हूँ। हेल्थ का एक पैरामीटर, एक जो साइन है वो ठीक है मेरे लिए। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक फॉर्मूला होते हैं, जिस फॉर्मूला का नाम होते हैं ब्रोकस इंडेक्स, ठीक है। ब्रोकस इंडेक्स क्या है फॉर्मूला? हाइट तो हमें सेंटीमीटर पे रखना है, माइनस 100 इक्वल्स टू आइडियल बॉडी वेट फॉर मेल। लड़कों के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर किसी का हाइट 170 सेंटीमीटर है तो उससे 100 हम माइनस करेंगे तो उसका हो गया 78 केजी। 70 केजी, ये 70 केजी होते हैं उनका आइडियल बॉडी वेट। फीमेल के लिए क्या होते हैं? हाइट सेंटीमीटर माइनस 103 इक्वल्स टू आइडियल बॉडी वेट फॉर फीमेल, राइट। तो इसका मतलब क्या है? अगर एक फीमेल का हाइट 160 सेंटीमीटर है तो उससे हम 103 माइनस करेंगे, अल्टीमेटली 57 केजी विल बी हर आइडियल बॉडी वेट। उसको अगर उनको 160 सेंटीमीटर हाइट है तो उनको 57 केजी होना चाहिए, ठीक है। मैम बोलिए बोलिए। दिखाई नहीं दे रहा है ये कौन सा दिखाई नहीं दे रहा है? ये जो आपने लिखा है ये साइड से दिखाई नहीं दे रहा है। सभी को सेम प्रॉब्लम हो रहा है क्या? क्योंकि यहाँ पे तो नेटवर्क कनेक्शन एकदम ठीक है। अगर हो सकता है कि आपका कोई नेटवर्क इशू है, एक बार रीजॉइन कीजिए, देखिए आई होप ठीक हो जाएगा। हाँ, नो मैम क्लियर दिख रहा है, अच्छा अच्छा ठीक है।
तो हो सकता है कि आपको कुछ नेटवर्क इश्यू आ रहे हैं। हाँ, एक बार रीजॉइन कीजिए, हो जाएगा ठीक से। तो जैसे कि मैं बोल रही थी कि ये हमारा आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए। अब मान लीजिए कि किसी का आइडियल बॉडी वेट ये कंटिन्यू वही मेंटेन कर रहा है, जो आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए वही मेंटेन करे, तो उसका हेल्थ का एक पैरामीटर, हेल्थ का एक साइन ठीक है। लेकिन अगर किसी को ऐसा है कि उनका आइडियल बॉडी वेट 57 केजी होना चाहिए लेकिन उसका है 56 केजी, तो क्या हम उनको बोल सकते हैं कि उनका आइडियल बॉडी वेट नहीं है, वो अंडर वेट है? या फिर अगर उसका 60 केजी बॉडी वेट है तो क्या वो ओवरवेट हो जाते हैं? ये जो मिनिमल जो डिफरेंसेस होते हैं ना, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं, अगर इतना सा बॉडी वेट है तो फिर भी उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेट रिलेटेड इश्यूज नहीं है। वो हम कैसे आइडेंटिफाई करें? उसके लिए भी अलग फॉर्मूला को अप्लाई करना है, जो कि हम सभी ने हमारे लिए पहले हम इंडिविजुअली हमारे खुद के लिए कर सकते हैं। आप में से जो भी है, आप सभी लोग आपके आइडियल बॉडी वेट इस फॉर्मूले से आप निकल सकते हैं। सेकेंड जो फॉर्मूला बताएंगे हम, वो है कि आपके वेट के हिसाब से, आपके हाइट और वेट के हिसाब से आप एग्जैक्टली कौन से स्टेज पे हैं, वो आपको डालना है। ठीक है, अच्छा ये क्लियर है? ये सबको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? इज 103 फिक्स? हाँ, फीमेल के लिए 103 इज फिक्स्ड एंड फॉर मेल 100 इज फिक्स्ड। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट पार्ट पे जाऊंगी फिर। ओके ओके गुड। नेक्स्ट जो हम देखेंगे, नेक्स्ट जो फॉर्मूला हम देखेंगे, दैट इज BMI। ओके, BMI या फिर बॉडी मास इंडेक्स। B फॉर बॉडी, M फॉर मास, I फॉर इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स ये क्या है? इसका फॉर्मूला क्या होते हैं? वेट केजी में डिवाइड बाय हाइट मीटर पे, मीटर स्क्वायर। हाँ, तो मतलब क्या हो गया? अगर वेट है 57 डिवाइड बाय हाइट है 160, क्या चैट बॉक्स पे क्या लिख रहे थे? चला गया। फिर से मैम थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। नेटवर्क इशू है? अच्छा अच्छा, कि यहाँ से हो रहा है या फिर आपके तरफ से? वहां से मैम, वहां से मैम, आपके यहाँ से मैम। अच्छा ठीक है, क्योंकि मुझे ना अभी यहाँ से नहीं दिख रहा है वो। अच्छा, जो कि मैं बोल रही थी कि हाइट, हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो मतलब अगर मेरा बॉडी वेट 57 केजी है और मेरा हाइट है 160 मीटर, तो उसको हमें स्क्वायर करना है, मतलब 2 बार उसको हमें मल्टीप्लाई करना है। सपोज ये हो के मेरा जो रिजल्ट आ रहे हैं, डिवीजन का जो रिजल्ट आ रहे हैं, वो सपोज 94.3 है। ये जो रिजल्ट हमें मिलेगा, इस रिजल्ट के ऊपर हमें अब चेक करना है। एक रेंज होते हैं BMI का। रेंजेस क्या है? अच्छे से देखिए, इसका रेंजेस क्या होते हैं। अगर ये रिजल्ट 16 से कम होते हैं तो उसको हम कहते हैं अंडरवेट ग्रेड 3। अंडरवेट ग्रेड 3 मतलब सीवियर अंडरवेट होते हैं। ठीक है, अगर ये रिजल्ट 16 के नीचे आते हैं किसी का। नेक्स्ट क्या, 16 से अगर 17.4 होते हैं तो वो होते हैं अंडरवेट ग्रेड 2।
या फिर मॉडरेट अंडरवेट, मीडियम होते हैं, मॉडरेट मीन्स मीडियम, मॉडरेट अंडरवेट होते हैं। और रिजल्ट अगर 7.5 से 18.4 होते हैं तो वो होते हैं अंडरवेट ग्रेड 1 या फिर माइल्ड अंडरवेट। तो ये जो तीन चीज है, ये तीन रेंज इंडिकेट करते हैं मैल न्यूट्रिशन को, अंडर न्यूट्रिशन को इंडिकेट करते हैं ये। ओके, इसके बाद जो आते हैं 18.5 से 24.4, 18.5 से 24.4 ये स्टेज नॉर्मल स्टेज है। तो मतलब मेरा आया था 24.3 और रेंज है 24.4, तो इसका मतलब मेरा जो वेट है वो आइडियल नॉर्मल वेट पे है। इसके बाद 24.5 से 29.4 होते हैं ओवरवेट स्टेज। ठीक है, ओवरवेट स्टेज होते हैं 24.5 से 29.4। नेक्स्ट 29.5 से 34.4 आते हैं ओबेसिटी ग्रेड 1, ओबेसिटी ग्रेड 1। नेक्स्ट 34.5 से 39.9 होते हैं obesity grade 2, and if it is greater than 40 then it's severe obesity or obesity grade 3। ठीक है, ये रेंज हमें ध्यान पे रखना है जब भी हम खुद का या फिर किसी का भी हाइट के हिसाब से बताते हैं कि नहीं तुम्हारा वेट ठीक नहीं है, हम किसके थ्रू बता सकते हैं, ये जो रेंज है बीएमआई का, इसके थ्रू। ठीक है, जो आइडियल बॉडी वेट हम पढ़ रहे थे दैट शुड बी द मैक्सिमम, मतलब उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उससे ज्यादा हमें नहीं होना है, वो होते हैं आइडियल बॉडी वेट। अब देखिए ये जो नॉर्मल रेंज है ना, जो नॉर्मल रेंज हम देख रहे हैं एक वाइड रेंज है नॉर्मल का, 18.5 से 24.4। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको दिखने में बहुत ज्यादा स्किनी लगता है, स्लिम, बहुत ज्यादा दुबला पतला सा फिगर है उनका, और उनका बीएमआई आते हैं सपोज 18.9 और 19 ऐसे आते हैं। तो बीएमआई की रेंज पे तो वो 19 मतलब नॉर्मल रेंज पे है, लेकिन उसको दिखने में लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा पतला है। हाँ, तो उस टाइम पे हम उनको ये बोल सकते हैं कि हाँ तुम अभी अंडर वेट पे नहीं हो, लेकिन तुम्हारा बॉडी वेट कितना होना चाहिए। यूजुअली ये जो नॉर्मल रेंज होते हैं, इस नॉर्मल रेंज पे भी हमें हमारे बीएमआई को 22 से 23 ये बीएमआई को हमें मेंटेन करना जरूरी होते हैं। ठीक है, अगर 20 से कम होते हैं बीएमआई तो वो अंडर वेट के बहुत करीब होते हैं। उस टाइम पे उसको अपने लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान देना है। अगर 20 से कम है, 23 से अगर ज्यादा होते हैं बीएमआई तो उस टाइम पे भी उनका ओवरवेट, ओबेसिटी आने का चांसेस रहते हैं। इसीलिए उस टाइम पे भी उनको लाइफस्टाइल पे अपने वेट के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, क्लियर है सबको? कुछ डाउट्स किसी को या फिर कुछ क्वेश्चंस? क्लियर, वेरी गुड। और बाकी सारे लोगों का आंसर, बाकी सारे लोगों का आंसर क्या है? ओके, क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट, क्लियर, क्लियर, ठीक है, ओके फाइन। तो मैम इज देयर एनी इंडेक्स अवेलेबल? इंडेक्स अवेलेबल मतलब कहाँ पे अवेलेबल होना है?
आपके पीडीएफ पे या फिर बुक पे, मतलब कहाँ पे? इन वेबसाइट, हाँ, वेबसाइट पे अगर आप सर्च कीजिएगा तो ये ब्रोकास इंडेक्स, बीएमआई, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। मतलब नॉर्मली अगर आप सर्च करते हैं तो वेबसाइट मतलब क्या, फियोना के वेबसाइट या फिर नॉर्मल कुछ भी वेबसाइट पे आप बोल रहे हैं? हाँ, सभी में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यही हो गया बेसिकली हमारा जो बेसिक्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन या फिर फंडामेंटल्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन का ओवरव्यू, ठीक है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इसके बाद वो होगा हमारे ह्यूमन बॉडी के ऊपर। हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, क्या क्या सिस्टम्स होते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट जानेंगे। तो इसीलिए वो जानने के पहले हमें बहुत अच्छे से ये जो चैप्टर्स है इसको हमें रिवाइज करना है। आप सभी ने, आपको जो पीडीएफ आपको मिला है उसपे आई होप कि आपने पिछले दिन का जो पढ़ाई था वो एक बार गो थ्रू किए हैं। आज जितना तक हमारा पढ़ाई हुआ है वो एक बार फिर से गो थ्रू कीजिए, और तब तक अगर हमारे जो रिकॉर्डिंग्स है वो रिकॉर्डिंग्स अगर अवेलेबल हो जाता है तो उस रिकॉर्डिंग्स को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। उसके बाद जब हम ह्यूमन बॉडी पढ़ेंगे तो भी आपके एक नॉलेज आएगा कि हमारे बॉडी पे ये जो सारे न्यूट्रिशन है ये कैसे काम करते हैं, क्यों एक एक ऑर्गन्स का जरूरत होते हैं, ठीक है। तभी जाके हम नेक्स्ट जान पाएंगे कि अगर उस ऑर्गन का प्रॉब्लम हो जाते हैं तो क्यों हमारे बॉडी में इतना दिक्कत आते हैं, ठीक है। और ये एवरीवन, तो आज के लिए क्लास हम यहीं तक एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिन हम मिलते हैं फिर से हमारे नेक्स्ट टॉपिक को लेके। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, थैंक यू।